ऐसी खबरों को दुनिया जहां से समेट कर लाते हैं हम आपके पास। इनमें कुछ खट्टी हैं तो कुछ में भरी है मिठास, इसीलिए तो इन्हें कहते हैं ये खबरें हैं जरा खास। तो चलिए देर कैसी, शुरू करते हैं खास खबरों का खास बुलेटिन, खबरें जरा हटके। मंडला और सिवनी जिले के गांवों को नर्मदा नदी जोड़ती है, लेकिन इस नदी को पार करने के लिए आज तक कोई पुल नहीं बना। दशकों बीत जाने के बावजूद भी आज तक एक दो नहीं 25 से ज्यादा गांव के लोग जान की बाजी लगाकर टूटे नावों की सवारी करते हैं, तब कहीं जाकर नदी पार कर पाते हैं। ओरे माझी ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, ले चल पार। गाना भले ही पुराना है लेकिन तस्वीरें आज की हैं जनाब। साल 1963 में एक फिल्म आई थी बंदनी, उसी का गाना है ये। तब नाव और माझी का जमाना था, लेकिन ये आज की हकीकत है। वो भी तब जबकि आजादी के 75 साल गुजर चुके हैं। हैरानी होती है ना। मंडला और सिवनी के बीच बह रही उफनाती नर्मदा नदी में ब्रिज न होने की वजह से जान जोखिम में डालकर 25 से ज्यादा गांव के लोग एक दो नहीं 10 साल से भी पहले से जर्जर नावों के सहारे यूं ही सफर कर रहे हैं। सिस्टम को शर्म आनी चाहिए। अगर कोई बड़ी अनहोनी हो जाए तो नाव में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, यानी ये सिर्फ एक मौत का सफर है जो नाव पर बैठे मजबूर ग्रामीण रोजाना तय करते हैं। जब तक का ये सफर होता है, नर्मदा के उफान की तरह इनकी सांसें लहरों की तरह तेज धड़कती रहती है। मैया जी के सामने कोई डर की कोई बात नहीं है, मैया जी सब संभाल लेते हैं। अच्छा, ये कब से चल रहा है, कैसे चल रहा है? ये हम तो नहीं जानते, हमारे बुजुर्ग लोगों की पहले से चलती आ रहा है नाव। इसी में आना जाना, गाड़ी मोटरसाइकिल साइकिल, बच्चे बूढ़े सब इसी में इस पार से उस पार जाते हैं। नर्मदा के उस पार सिवनी जिले में किसी की खेती है तो किसी की दुकान, किसी को बाजार का काम है तो किसी को नाते रिश्तेदारों से मिलने का काम। हजारों लोगों की रिश्तेदारियां नर्मदा उस पार सिवनी जिले के गांवों में है। एक कोस की दूरी पर रह रहे अपनों से मिलने के लिए 40 से 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, वो भी जान जोखिम में डालकर। ठीक इसी तरह मंडला जिले के इस पार बसे गांवों के लोगों की 75% खेती और दूसरे काम उस पार से होते हैं। इसलिए कृषि उपकरण, बैलगाड़ी, मोटरसाइकिल भी नाव पर यूं ही लाद कर नर्मदा पार करते हैं। घाघा से आ रहे हैं, डेली का आना जाना होता गाड़ी से। हाँ। नाव में क्या क्या रहता है? नाव पे मोटरसाइकिल भी रहती हैं, साइकिलों भी रहते हैं। हाँ। तो बारिश के टाइम में रिस्क नहीं रहता? बहुत ज्यादा रिस्क है उसमें तो बारिश में। हाँ। और सुरक्षा के इंतजाम? कुछ नहीं है सुरक्षा तो उसमें। डर नहीं लगता? डर तो लगता है कि मजबूरी है, वो लगना है। कभी कोई हादसा हो जाए तो? अब हो जाए तो वो किसके ऊपर जाएगा, वो तो नाव वाले के ऊपर जाएगा ना। दशकों से खतरनाक जल यात्रा कराने वाले ठेकेदार का मानना है कि काम तो जोखिम भरा है, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं बचा है। अभी नाव चलाने का काम है हमारा। हाँ। और ग्राम पंचायत से हमारा ठेका ही का होता है। हाँ। अभी लॉकडाउन के चक्कर में अभी ठेका नहीं हुआ है। हाँ। तो पिछले जो ठेका होता था वही रेट में अभी पैसा लेते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। हम एक चीज देख रहे थे, रोज कितने लोग निकलते होंगे, कितने गांवों के लोग? ज्यादा तो अभी नहीं आते, काय की रोड बन चुकी है, चक्कर में क्या है आसपास के लोग आते हैं, बाकी दूर के लोग तो ज्यादातर नहीं। तब भी कितने लोग आ जाते होंगे, कितने गांव के लोग? फिर भी 2-4 गांव के आ जाते हैं। कोई आजकल की नहीं दशकों पुरानी परेशानी है, लेकिन कलेक्टर मैडम को इसकी खबर तक नहीं है। कहती हैं बात संज्ञान में आई है तो मामले को देखा जाएगा।
ये बात अभी आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है और ये डेफिनेटली एक बहुत ही गंभीर मामला है। इसमें इमीडिएटली हमें ये भी दिखवाना पड़ेगा कि वहाँ पर जो नाव का इस्तेमाल हो रहा है क्या उसकी क्षमता इतनी है कि वो इतने लोगों को कैरी कर रहा है, इतनी चीज़ों को कैरी कर रहा है। और साथ में यदि वही एक रास्ता है या एक वे है जिससे कि मूवमेंट अगर हो रहा है तो वहाँ पर डेफिनेटली हमारे जो SDRF की टीम से या हमारा जो लोकल होमगार्ड की टीम है उनका भी कहीं ना कहीं उसके आसपास के एरिया में पदस्थी और जो एडिक्वेट हमको सिक्योरिटी नॉर्म्स है उसका हमको प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। बट डेफिनेटली इसको हम इमीडिएटली टेकअप करके और इसमें वहाँ पे जो व्यवस्था है उसको अभी हम लोग ठीक करवाते हैं। आज से 2 साल पहले भी इसी तरह के सफर के दौरान हुए हादसे में 7 लोगों की डूबने से मौत हो गई थी। बावजूद इसके प्रशासन ने न तो सुरक्षा के इंतजाम किए हैं और न ही खस्ताहाल नावों को चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। गांव वालों ने तो मान लिया है कि पुल का सफर इनके नसीब में नहीं है, तो कम से कम जिस नाव से लोगों को इस पार से उस पार ले जाया जा रहा है उस नाव के ही सुरक्षा के इंतजाम करा दो। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18, मंडला। यमराज की कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन अगर यमराज दिखाई देने लगे तो सोचिए क्या होगा। छिंदवाड़ा जिले के एक ग्राम पंचायत में सचिव और सरपंच ही यमराज बनकर घूम रहे हैं। दरअसल इन लोगों ने 25 से ज्यादा लोगों को कागजों में मौत दे दी है, जिन्हें कागजों में मार डाला गया है। अब ये लोग अधिकारियों के पास गुहार लगा रहे हैं कि साहब हम जिंदा हैं। मैं बोना खैरी रहता हूँ, ग्राम पंचायत बोना खैरी, और मेरे को ये कल का पेपर में दिए कि ये मर गया, जगदीश प्रसाद मंचे से मर गया। और वो जब पेपर में देखे, जब पता लगा कि हम मरे तो कैसे मरे, हम तो जिंदा खड़े नल चलाते हैं ग्राम पंचायत बोना खैरी का। सर, ये मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र है और मैं अभी जीवित हूँ। ये सन 17/9/2019 को मेरी डेट बता रहा है मृत्यु प्रमाण पत्र, और मैं अभी जीवित हूँ। मैं अपने कृषि कार्य करता हूँ और क्या कहते हैं, मेरे खाते से 2 लाख रुपए खाते में चले गए हैं। वो संजय चोरे, राकेश चंदेल, इनका बता रहा है इसमें। आपके खाते में? जी, मेरा खाता भी नहीं है वो बैंक में। जी हाँ, मामला बेहद संगीन है। इनकी बातें सुनकर कहानी थोड़ी थोड़ी तो समझ में आ ही गई होगी। 1-2 नहीं, 24 से 25 लोग हैं जिनको दस्तावेजों में मार डाला गया है और वो सशरीर जिंदा हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि भूल चूक में ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि पूरी साजिश के साथ सरकारी पैसों की बंदरबाट के लिए ऐसा किया गया है। शक के घेरे में पंचायत सचिव, सह सचिव और सरपंच हैं। ये तमाम लोग जो जनपद कार्यालय में आए हैं वो खुद को जिंदा साबित करने या फिर जनपद कार्यालय से पुख्ता मृत्यु प्रमाण पत्र लेने आए हैं। मैं बोना खैरी रहता हूँ, ग्राम पंचायत बोना खैरी, और मेरे को ये कल का पेपर में दिए कि ये मर गया, जगदीश प्रसाद मंचे से मर गया। और वो जब पेपर में देखे, जब पता लगा कि हम मरे तो कैसे मरे, हम तो जिंदा खड़े नल चलाते हैं ग्राम पंचायत बोना खैरी का, काम करते पूरे गांव के आदमी से पूछ लीजिए। किसने किया है ये? अब ये मैं क्या बता सकता हूँ किसने किया, कैसा किया, मेरे को पेपर में पता लगा। आप अभी आए हैं यहाँ पर, क्या शिकायत लेकर आए? बस हम ये आए थे कि हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र, हम मर गए हैं पेपर में, तो ये क्या कहते हैं जनपद आए हैं कि हमको मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। भाई हम तो मर गए ना, जब मरा घोषित किए तो वो बोलते कि अभी नहीं, यहाँ से नहीं मिलता, वो तुम्हारे ग्राम पंचायत से मिलेगा। ग्राम पंचायत में ये तमाम लोग छिंदवाड़ा के ग्राम बोना खेड़ी से आए हैं, अपने जिंदा होने का सबूत साथ लेकर आए हैं। हालांकि इनके हाथों में इनके मृत्यु प्रमाण पत्र भी मौजूद हैं जो ग्राम पंचायत से बना दिए गए हैं। इतना ही नहीं, इनके संस्कार के लिए सरकारी राशि भी निकाल ली गई है। इसके अलावा प्रत्येक परिवार को मिलने वाली 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी हासिल कर ली गई है। जरा सुनिए कागजों में मृतकों की जुबानी घोटाले की पूरी कहानी। सर, ये मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र है और मैं अभी जीवित हूँ। ये सन 17/9/2019 को मेरी डेट बता रहा है मृत्यु प्रमाण पत्र, और मैं अभी जीवित हूँ। मैं अपने कृषि कार्य करता हूँ और क्या कहते हैं, मेरे खाते से 2 लाख रुपए खाते में चले गए हैं। वो
संजय चोरे, राकेश चंदेल, इनका बता रहा है इसमें। आपके खाते में? जी, मेरा खाता भी नहीं है वो बैंक में। हाँ। उस खाते में जो इसमें गया पैसे। कितने पैसे में? वो पैसे नहीं बताया, उसमें खाते नंबर दिया। पंचायत के इस कारनामे से अधिकारी भी हैरान हैं, क्योंकि मामला 1-2 नहीं 25 से ज्यादा लोगों का है, जिन्हें जिंदा रहते ही मरा हुआ साबित कर दिया गया है। और इनकी मौत के बाद मिलने वाले पैसों को पंचायत के गुरु घंटालों ने गटक लिया है। हालांकि जनपद अधिकारी के आंकड़ों में यह संख्या 24 है। साहब कहते हैं जांच करेंगे, नौबत आई तो FIR भी करेंगे। कल ही शिकायत प्राप्त हुई है, उसके मुताबिक 24 व्यक्तियों को 24 व्यक्ति हैं। हालांकि शिकायत पत्र में 29 का उल्लेख है, लेकिन कुल 5 डबल हैं। उनमें अंत्येष्टि और अनुग्रह राशि दोनों शामिल, इसलिए डबल हैं। तो टोटल 24 लोग हैं जो मतलब शिकायत प्राप्त हुई। उसमें जीवित व्यक्तियों के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करके और उनके प्रकरण तैयार करके उन प्रकरणों के माध्यम से जो है शासकीय धनराशि का मतलब अपने खाते में अंतरण कराया गया है, हड़पी गई है सचिव और सहायक सचिव द्वारा। ये हम जैसे ही जानकारी लगी हम उसमें प्रकरणों का इंडिविजुअली 1 by 1 परीक्षण कर रहे हैं और इसमें जो भी नियम संगत कार्रवाई होगी जिसमें FIR भी शामिल है वो हम तत्काल करेंगे। उसके बाद प्रशासनिक जो भी होगी वो भी करेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि इस तरह के मामले जिले के और ग्रामीण इलाकों से भी सामने आ सकते हैं। प्रशासन सभी ग्राम पंचायतों से इस मामले में दस्तावेज मंगवा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि अधिकारियों और प्रशासन की नाक के नीचे पंचायत सचिव, सह सचिव और सरपंच सरकारी माल डकार गए, वो भी जिंदा इंसानों को कागजों में मौत देकर, और किसी को कानो कान खबर क्यों नहीं हुई। राजेश करमेले, न्यूज़ 18 छिंदवाड़ा। 23 साल पाकिस्तान की जेल में सलाखों के पीछे गुजारने के बाद एक शख्स वतन वापस लौटने वाला है। प्रहलाद मानसिक रूप से बीमार थे। 1998 में घर से अचानक लापता हो गए थे। घर वालों ने खोजबीन शुरू की, थाने में रिपोर्ट लिखवाई। फिर 2014 में थाने से यह खबर आई कि प्रहलाद पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। लंबी कोशिशों के बाद अब प्रहलाद की रिहाई मुमकिन हो पाई है। ये तस्वीर सागर जिले के घोसीपट्टी गांव के रहने वाले प्रहलाद सिंह की। तस्वीर 23 साल पुरानी है। अब प्रहलाद कैसे दिखते होंगे ये शायद घर वालों को भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि जिंदगी के कीमती 23 साल प्रहलाद ने पाकिस्तान की जेल के सलाखों के पीछे गुजार दिए, वो भी बगैर किसी गुनाह के। कसूर सिर्फ इतना था कि मानसिक रूप से कमजोर प्रहलाद भटकते भटकते सरहद के उस पार पहुंच गए थे। 23 साल बाद खुशी की खबर आई है कि प्रहलाद की जेल से रिहाई होने वाली है। इसलिए घर वालों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। प्रहलाद सिंह पाकिस्तान की जेल से सोमवार को रिहा होकर वतन वापस लौट रहे हैं। प्रहलाद सोमवार को अमृतसर पहुंचेंगे। प्रहलाद को लेने के लिए पुलिस और परिवार के लोग भी अमृतसर जाएंगे। 1998 में हमारे भाई घर से गायब हो गए और अभी मानसिक रूप से ठीक नहीं थी। फिर हमें पता लगा, पता नहीं लगा कहाँ। फिर सन 2014 में पुलिस के माध्यम से पता चला कि पाकिस्तान की जेल में है। फिर पेपर में भी आई, हम कटिंग भी रखें। फिर इसके बाद में हमारी माता राम है तो उन्होंने गुहार लगाई। तो गुहार लगाओ अब जानकारी भाई के यहाँ आए बारो है के साथ ले भी जा रहे हैं हम लोग और हमारों अति खुशी है। दरअसल प्रहलाद की दर्द भरी दास्तान 23 साल पुरानी है। बात 1998 की है। मानसिक रूप से कमजोर प्रहलाद साल 1998 में अचानक घर से लापता हो गए। प्रहलाद के परिवार वालों ने तलाश की लेकिन वो नहीं मिले।
घर वालों ने थाने में भी शिकायत दर्ज कराई, जिसकी जानकारी 2014 में सामने आई। पता चला कि प्रहलाद पाकिस्तान की जेल में बंद है। तब से प्रहलाद पाकिस्तान में जेल की सलाखों के पीछे हैं। 23 साल बाद सागर पुलिस और सरकार के प्रयासों से अब 56 साल की उम्र में अपने वतन और घर वापस लौट रहे हैं। प्रहलाद के घर आने पर खुशी का माहौल है, लेकिन सवाल बहुत वाजिब है कि किसी की जिंदगी के 23 साल सलाखों के पीछे गुजर गए, हिसाब कौन देगा, जवाब कौन देगा। रचित दुबे, न्यूज़ 18 सागर। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। इंसान में अगर मेहनत करने की लगन हो तो कोई काम मुश्किल नहीं। उम्र का बंधन भी आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है ग्वालियर के 62 साल के एक बुजुर्ग ने, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद न सिर्फ LLB की पढ़ाई की, बल्कि गोल्ड मेडल भी हासिल कर लिया और कमाल कर दिया। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में आए युवा विद्यार्थी मेडल और PhD की डिग्री लेकर काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन इनसे ज्यादा खुशी 62 साल के बुजुर्ग सूर्यकांत त्रिपाठी को थी। जी हां, सूर्यकांत ने यूनिवर्सिटी के युवाओं को पछाड़कर LLB में सबसे ज्यादा नंबर लाकर लॉ का गोल्ड मेडल जीत लिया है। दरअसल सूर्यकांत त्रिपाठी रिटायर्ड RTO हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी ने साल 1980 में MSc की थी, तब वो 21 साल के थे। उसी साल वो एयरफोर्स में सिलेक्ट हुए, लेकिन कुछ महीने बाद ही इन्होंने लोक सेवक बनने की परीक्षा दी और चयन हो गया। फिर RTO बने, लेकिन साल 2016 में जब वो 57 साल के थे, तब उन्हें लगा कि पूरी जिंदगी काम में ही लगा दी है, जबकि वो बचपन से ही पढ़ाई करना चाहते थे। तभी इन्होंने तय किया कि वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेंगे। इसके बाद इन्होंने VRS ले लिया। अगले साल महात्मा गांधी लॉ कॉलेज से LLB में एडमिशन लिया। क्लास में जाने पर सभी आश्चर्यचकित होकर देखते थे, लेकिन इन पर तो पढ़ाई का जुनून था। साल 2018-19 के सत्र में सभी को पछाड़ते हुए इन्होंने 70% से भी ज्यादा अंक हासिल किए और ग्वालियर में LLB में टॉप कर गोल्ड मेडल हासिल किया। जी, मैं RTO के पद पर रहते हुए भी लगातार विधि को पढ़ता रहता था और मुझे बहुत अभिरुचि थी। मैं देखता था कि लोग बाग कानून के कारण जो परेशानियां उठाते हैं, यानी बिना किसी अपराध के भी वो अपने आप को अपराधी जैसा महसूस करते हैं, उन्हें की मदद करना मेरा उद्देश्य था और इसी उद्देश्य को पूर्ति के लिए मैंने LLB की पढ़ाई की। और चूंकि नौकरी में रहते हुए LLB करना संभव नहीं था, क्योंकि ये रेगुलर डिग्री है, इसलिए रिटायरमेंट ले करके मैंने इसको पूरी की और एक गोल्ड मेडल हासिल हुआ। मुझे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए जीवाजी विश्वविद्यालय LLB में 2018-19 की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए। आप किसको श्रेय देंगे इसका और क्या आगे क्या लक्ष्य? मेरी पत्नी मेरी प्रेरणा स्रोत रही हैं और यद्यपि वो कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन वो हमें हमेशा प्रोत्साहित करती रही और उन्होंने पूरी तरह से मेरा सहयोग किया। सूर्यकांत के परिवार में पत्नी विजय त्रिपाठी, 2 बेटे मनीष और अजय हैं। एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी और अमेरिका में सेटल है। पत्नी बिल्कुल भी पढ़ी नहीं है, लेकिन पढ़ाई में हमेशा पति सूर्यकांत को बढ़ावा देती है। दोनों बेटे इंजीनियर हैं। बड़ा बेटा मनीष पुणे में एक मल्टीनेशनल कंपनी में है और छोटा बेटा अभी लंदन में है। 2 बच्चे हैं, वो सेटल हैं, इसलिए भी सूर्यकांत ने पढ़ाई को बुढ़ापे की लाठी बना ली। इनका मन था LLB करने का। बहुत पहले नौकरी में भी रहते हुए ये बोलते थे कि मेरे को LLB करना है। इसी वजह से इन्होंने वारंटी रिटायरमेंट भी ले लिया और फिर रेगुलर क्लास ज्वाइन करते थे और पढ़ते थे। बहुत मेहनत करी, 8-10 घंटे पढ़ती थी। आप किस तरह मदद करती थी इनकी? आप प्रेरणा? इनके क्वेश्चन सुनती थी, बैठी रहती थी इनके पास में। और क्या लक्ष्य है आप लोगों का आगे? इनका आगे मन है कि माने मैं विधिक सहायता करूं, किसी से कोई फीस वगैरह नहीं ले, जिनको ज़रूरत है
उनकी मदद करने की। अच्छा, बच्चों ने नहीं कहा कि रिटायरमेंट हो गया? नहीं, बच्चों ने भी बोला पापा आपको अच्छा लगता है तो आप करिए, अच्छा है, ये तो करना चाहिए। गोल्ड मेडल जीतने वाले सूर्यकांत लॉ करने के बाद गरीब और बेसहारा लोगों को कानूनी रूप से मदद करना चाहते हैं और गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी वो आगे पढ़ना चाहते हैं। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों में रहने को मजबूर होना पड़ा, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में कुछ लोगों ने खुश रहने का जरिया ढूंढ निकाला और ये जरिया अब हमेशा हमेशा के लिए इनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। पुणे की रहने वाली राधिका सोनवणे, जिनकी तोतों से दोस्ती हो गई है और रोजाना ये तोते इनसे मिलने आते हैं। ये कोई प्राणी उद्यान नहीं, न विशेष तौर पर बना तोता घर है, बल्कि ये तो राधिका के घर की बालकनी है। लेकिन जहां भी नजर दौड़ाएंगे तोते ही तोते नजर आएंगे। राधिका से इन तोतों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई है कि सुबह सुबह ही ये राधिका से मिलने पहुंच जाते हैं और अपनी भाषा में प्यार जताते हैं। पेशे से राधिका फाइनेंस प्रोफेशनल हैं, पुणे में रहती हैं, लेकिन तोतों से दोस्ती के चलते इन दिनों सुर्खियों में। तोतों से राधिका की दोस्ती का यह सिलसिला कोरोना काल में शुरू हुआ था, जब लॉकडाउन के दौरान राधिका सोनवणे लगातार घर में रह रही थी। उस दौरान तोतों से हुई ये दोस्ती आज भी बदस्तूर जारी है। 25 से 30 तोते अब राधिका की फ्रेंड लिस्ट में हैं, जो रोजाना राधिका से मिलने सूरज उगने के साथ ही पहुंच जाते हैं और घर की बालकनी, किचन की खिड़की और बारामदे में खाते पीते और वक्त बिताते हैं। सुबह का नाश्ता भी राधिका अपने इन दोस्तों के साथ ही करती हैं और घर से निकलने से पहले इनके साथ अच्छा खासा वक्त बिताती हैं। बेजुबानों के साथ राधिका का ये नाता इन्हें कुदरत के और करीब ला रहा है। साथ ही साथ संदेश भी है कि अगर जानवरों से दोस्ती करेंगे तो वो भी उम्र भर आपको दिल से चाहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो खबरें जरा हटके में आज के लिए बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक